हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे जो एक नए देश की बुनियाद बना। एक ऐसा वक्त जब भारत आज़ादी की जंग लड़ रहा था, लेकिन एक और बड़ी डिबेट चल रही थी, हिंदुस्तान एक रहेगा या अलग अलग हो जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जो एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जो एक यूनाइटेड इंडिया की बात करता था। लेकिन इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 को दिल्ली में एक हिस्टोरिक स्पीच दी और अपनी 14 डिमांड्स रखी, जो आगे चलकर पाकिस्तान की मांग की नींव बनी। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड ऑफ जिन्नाज 14 पॉइंट्स को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इन 1928 एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड इन रेस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन, which was tasked with discussing parliamentary reforms in British India, and a committee headed by Motilal Nehru prepared the Nehru Report, which called for dominion status for India. तो 1928 में साइमन कमीशन के रेस्पॉन्स में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ये कमीशन ब्रिटिश इंडिया के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म डिस्कस करने के लिए बना था। इस साइमन कमीशन के रेस्पॉन्स में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका हेड मोतीलाल नेहरू था। उस कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी और नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जी ने डिमांड की थी कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, मतलब इंडिया को अपने अफेयर्स पर ज़्यादा कंट्रोल मिले, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के अंडर ही रहे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स भी प्रपोज किए गए, जैसे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, पर सेल्फ गवर्नेंस की तरफ एक स्टेप। ये रिपोर्ट एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट थी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। तो अब है, इन मार्च 1929 मोहम्मद अली जिन्ना प्रिसाइडेड ओवर द मुस्लिम लीग सेशन इन दिल्ली। देयर ही आउटलाइन 14 की डिमांड्स नोन एज जिन्नाज 14 पॉइंट्स, व्हिच बिकेम द मैनिफेस्टो ऑफ मुस्लिम लीग। तो मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली में मुस्लिम लीग की सेशन को प्रिसाइड किया। वहाँ उन्होंने अपनी 14 की डिमांड्स रखी, जो जिन्नाज 14 पॉइंट्स के नाम से जाना गया। ये पॉइंट्स मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बन गई बाद में। अब है, मोहम्मद अली जिन्नाज 14 पॉइंट्स और प्रेजेंटेड इन 1929 एज ए रेस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट, व्हिच रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। तो जिन्ना ने ये पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट के रेस्पॉन्स में दिए थे, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम को रिजेक्ट कर दिया गया था। जिन्ना की 14 पॉइंट्स में ये डिमांड थी कि मुस्लिम्स को अपनी पॉलिटिकल और रिलीजियस राइट मिले, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, और उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ये पॉइंट्स फ्यूचर में मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल एजेंडा का बेस बन गई। तो चलिए अब हम समझेंगे जिन्नाज 14 पॉइंट्स के हर एक पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन्ना ने बोला था कि हमें एक फेडरल सिस्टम चाहिए, मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोविंसेज यानी कि स्टेट्स को अपनी अलग पावर मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर मिलेगी, लेकिन प्रोविंसेज को भी अपने मैटर्स में कंट्रोल होना चाहिए। जैसे आज हमारे पास इंडिया में स्टेट्स का अपना लॉ मेकिंग पावर है, वैसे ही प्रोविंसेज यानी स्टेट्स को भी अपने इशूज पे डिस्कशन लेने की फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ। इनका नेक्स्ट पॉइंट था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जिन्ना का कहना था कि हर प्रोविंस को अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी उन्हें अपने डिसीजन लेने का फुल राइट होना चाहिए विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर यूपी के लोग चाहें कि वहाँ किस तरह का एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो, तो यूपी को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए बिना दिल्ली के इंटरफेरेंस के। इसी को कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना हो तो उन्हें स्टेट्स की परमिशन लेनी जरूरी होगी। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लिमिट हो सकती थी और स्टेट्स को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का चांस मिलता। जिन्ना के मुताबिक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है जो मुस्लिम्स के लिए अनफेयर हो, तो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स को उस लॉ के अगेंस्ट अपनी वॉइस उठाने की पावर मिलनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविंसेज। तो जिन्ना ने ये इंश्योर करने की बात की थी कि मुस्लिम्स को प्रोविंसेज में अपनी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले,
मतलब मुस्लिम्स को अपनी आवाज़ उठाने का राइट होना चाहिए, लेकिन विदाउट ओवरपावरिंग द मेजोरिटी कम्युनिटीज। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे देश में कुछ स्टेट्स जैसे कि पंजाब और बंगाल जैसे प्रोविंसेज में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 50% है तो उन्हें 50% सीट्स मिलनी चाहिए ताकि उनके इशूज एड्रेस हो सके। उनका नेक्स्ट पॉइंट था मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। उन्होंने बोला था कि मुस्लिम को गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि आईएएस, पीसीएस और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज लाइक लोकल काउंसिल्स में फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इससे उनके इंटरेस्ट अच्छे से सेफगार्ड हो सकते हैं। उनका मानना था कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसमें मुस्लिम्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट था रिप्रेजेंटेशन एट द सेंटर। तो मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स का 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये उन्होंने इसलिए बोला ताकि मुस्लिम्स की ओपिनियंस और इशूज सेंट्रली भी देखे जाएं। यानी कि अगर पार्लियामेंट में 300 एमपीज है तो 100 एमपीज मुस्लिम होने चाहिए ताकि उनके इशूज भी सुनी जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन। तो जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम्स को सेंट्रल और प्रोविंशियल कैबिनेट्स में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। ये उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में मुस्लिम्स की प्रेजेंस इंश्योर करने के लिए कहा था। जैसे आज के टाइम पे अगर कैबिनेट में 15 मिनिस्टर्स हैं तो उनमें से 5 मिनिस्टर्स मुस्लिम होने चाहिए ताकि उनका इनपुट इम्पोर्टेंट डिसीजंस में हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट। उनका ये कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू किया जाना चाहिए, मतलब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वोटर्स को अलग अलग वोटिंग सिस्टम मिलनी चाहिए ताकि उनकी चॉइसेज क्लियरली रिप्रेजेंट हो। जैसे आज के टाइम में अलग वोटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोर्स का सिस्टम था ताकि उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट। तो उन्होंने ये डिमांड की थी कि अगर कोई बिल एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के 3/4 मेंबर्स ओपोज करते हैं तो वो बिल पास नहीं हो सकता। ये उन्होंने माइनॉरिटीज़ के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। जैसे अगर एक कानून है जो मुस्लिम के अगेंस्ट हो और 3/4 मुस्लिम एमपीज इस लॉ को अपोज करते हैं तो वो लॉ पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जिन्ना ने ये डिमांड रखी थी कि ऐसा कोई भी टेरिटोरियल चेंज ना हो जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज जैसे पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेज की मेजोरिटी को डिस्टर्ब करे। इसका मतलब ये था कि अगर कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल चेंज आता है तो उससे मुस्लिम्स की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर बंगाल एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है और कोई ऐसी बाउंड्री चेंज होती है जो मुस्लिम्स की मेजोरिटी को कम कर दे तो ये अनफेयर होगा। जिन्ना चाहते थे कि ऐसा कोई भी डिसीजन मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को देखते हुए लिया जाए। इसका ये मतलब नहीं था कि जिन्ना नए मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज बनाना चाहते थे, बल्कि ये इंश्योर करना चाहते थे कि एग्जिस्टिंग मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है सेपरेशन ऑफ सिंध। तो जिन्ना ने सिंध की बॉम्बे से सेपरेशन की बात की थी। इसका मतलब था कि सिंध को अलग प्रोविंस बनाया जाए। ये उन्होंने सिंध की पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। जैसे कि आज के टाइम पे सिंध पाकिस्तान का एक अलग प्रोविंस है, जो जिन्ना के विजन के हिसाब से उन्होंने चाहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो जिन्ना ने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बालूचिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होनी चाहिए ताकि वहाँ की लोकल इशूज एड्रेस हो सके। जैसे अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ट्राइबल एरियाज की कंसर्न को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाता तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और इसलिए इस रिफॉर्म का डिमांड था। अब है रिलीजियस रिफॉर्म। तो उन्होंने ये गारंटी की थी कि हर कम्युनिटी को अपनी रिलीजन फ्रीली फॉलो करने का राइट मिलना चाहिए। ये पॉइंट उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस और हार्मोनी के लिए रखा था। जैसे आज हमारे देश में सबको अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस करने का हक है, वैसे ही उन्होंने ये इंश्योर करने की बात की थी। जिन्ना का फाइनल पॉइंट ये था कि मुस्लिम्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, स्पेशली उनके रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के एरियाज में। जैसे अगर किसी मुस्लिम कम्युनिटी को अपने लैंग्वेज
या कल्चरल प्रैक्टिस फॉलो करने से रोका जाता तो जिन्ना कहते कि ये उनके बेसिक राइट का वायोलेशन है। तो आज हम लोगों ने बात की जिन्नाज 14 पॉइंट्स। तो जिन्ना के 14 पॉइंट्स 1929 में दिए गए थे, जो मुस्लिम राइट और सेपरेट आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए था। लेकिन इस 14 पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया गया था और इसके कुछ रीजन थे, जैसे कि कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया चाहता था, सेपरेट मुस्लिम स्टेट नहीं। जिन्ना के पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थे, जो एक यूनाइटेड इंडिया का ब्लूप्रिंट था। उस समय ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल कर रही थी, वो एक क्लियर स्टैंड नहीं लेना चाहती थी। हिंदू लीडर्स को लगा कि यह सेक्युलरिज्म की अगेंस्ट है और कम्युनल डिवाइड बढ़ाने वाला है। इसी वजह से इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो आगे चलकर पाकिस्तान बनने की बुनियाद बने। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।